स्टूडेंट्स वालेकुम सलाम। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में जो है वो हीप सॉर्ट को डिस्कस किया था और हीप सॉर्ट को हमने पढ़ा था। आज हम जो है वो ग्राफ एल्गोरिथम की तरफ मूव कर रहे हैं और ग्राफ के एक दो एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, जिसमें ग्राफ फर्स्ट सर्च डेप्थ फर्स्ट सर्च है, उसके बाद फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री, उसके बाद फिर हाईएस्ट एल्गोरिथम। 3 टारगेट है, देखिए कितने कंप्लीट होता है। और आपको पता ही होगा कि आप लोगों के पेपर जो है वो 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं और हमारी ये शायद लास्ट क्लास हो आज। ठीक है, आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही यार। चलो, बिल्कुल आपकी आवाज मेरी साफ आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। तो मोस्ट प्रॉब्लली हमारी लास्ट क्लास होगी आज। मेकअप अगर नहीं लगी तो या नहीं लगाई हम तो, क्योंकि पेपर जो है वो जो बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू बेस है, क्योंकि हमने मिड टर्म भी नहीं लिया है। तो एक लॉन्ग हमारे पास जर्नी होगी जिस पर पेपर बना सकते हैं। तो ज़्यादा टॉपिक कवर होगा तो फिर आपके लिए भी मसला होगा। अगर मिड टर्म हो जाता तो फिर ये होता है कि फाइनल में मिड के बाद वाली चीज़ आएंगी, लेकिन क्योंकि मिड नहीं हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो मिड से पहले वाली सारी चीज़ें भी शामिल होंगी फाइनल में, इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं भी फिर थोड़ा सा रिलेक्टेड हो गया कि ज़्यादा पढ़ा देना मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को, तो इसलिए मैं भी अभी मेकअप के उसमें नहीं रहा कि मेकअप लगाए हम लोग। अभी की बस ग्राफ के एक दो एल्गोरिथम पढ़ लेंगे तो हमें मतलब काफ़ी हद तक हमारा कोर्स है वो कवर हो जाएगा। कुछ एल्गोरिथम सॉल्व पढ़ने थे जो हमें अगर एक दो क्लास और मिल जाती तो हम इसमें कवर करते इसको। ठीक, तो ग्राफ में क्योंकि जब हम जाते हैं तो हमें मोस्ट ज़्यादातर ये बात करनी होती है कि शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जो है वो डिस्कस करना है। शॉर्टेस्ट पाथ किस तरह से जो है वो डिस्कवर किया जाता है। शॉर्टेस्ट पाथ के बहुत सारे एल्गोरिथम हैं जो सिंगल सोर्स बेस हैं और मल्टी सोर्स बेस भी कहलाते हैं। तो लेकिन अगर हम किसी भी शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें कि अगर हमें वो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको ट्रैवर्सिंग करनी होती है ग्राफ में, एक नोड से दूसरे नोड में मूवमेंट करने के लिए। यानी अगर आपके पास ग्राफ है और वो ऑलरेडी डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड ग्राफ कोई भी हो, मिसाल पे यहाँ से अगर आपके पास दो रास्ते जा रहे हैं तो अब सवाल यहाँ पे होता है कि हमें अगर शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो अगर ये 5 है और आगे यहाँ पे 6 है, ठीक है, और ये अगर आपके पास 2 है, ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर जाए आगे तो ये 10 है। ये हमारे पास सिचुएशन अगर हो। अब कोई कहता है कि मुझे शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो ढूंढना है, तो आप अगर यहाँ इस सोर्स पे खड़े हैं, अगर इस सोर्स पे खड़े हैं और ये डेस्टिनेशन हमारे पास अभी टारगेटेड है तो डेफिनेटली हम इस वक्त यहाँ खड़े होके इन दोनों की सिचुएशन को नहीं दे सकते कि अगले नोड से आगे क्या जा रहा है। तो नॉर्मली जो सबसे पहला अटेम्प्ट होता है वही होता है कि आप जहाँ खड़े हैं उससे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल रहा है वहाँ पे आप चले जाएं। जिसका मतलब है इस वक्त हमारी मूवमेंट यहाँ पे हो जाएगी।
और यहाँ से आने के बाद इसके बाद जो डिस्टेंस निकल रहा है वो ये वाला है, तो यहाँ चले जाए आप। तो ये टोटल आपको जो वेट के हिसाब से जो टाइम लगेगा वो 12 लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से किलेलेवली या यहाँ से चले जाते तो ये 5 होता और ये क्या होता 6 होता। तो 5 और 6 यानी 11 आ जाता। तो एक्चुअल में तो शॉर्टेस्ट पाथ ये था, लेकिन हमने रॉन्ग पिक कर दिया यहाँ से। तो ये जो मूवमेंट है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊं, ये ट्रैवर्सिंग कहलाता है। अब अगर मेरे पास ये दो नोड है और हम इस सोर्स से डेस्टिनेशन के सारे रास्ते निकाल लें, अभी तो दो रास्ते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ यहाँ पहुंच रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ यहाँ पहुंच रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से भी ज्वाइनिंग कर देता इसकी ये वाली ज्वाइनिंग और उसको भी मैं 3 कह देता, तो फिर मेरे पास एक रास्ता और हो जाता है कि मैं इस नोड से इस नोड पे जाऊँ, इस नोड से इस नोड पे जाऊँ और इस नोड से इस नोड पे जाऊँ। तो गालिबन इसका भी रिजल्ट 11 के इक्वलेंट ही आता हो जाता है। मैं तो जितने भी पाथ पढ़ रहे हैं उन सारे पाथ को अगर मैं कैलकुलेट करके फिर बताऊं कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो फिर तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा ह्यूज हो जाएगी, है ना। ये सारे पाथ को कैलकुलेट करके बताना कि इसमें से पहले वाले पाथ का वेट इतना है, दूसरे वाले पाथ का वेट इतना है, तो उस बेसिस पे अगर हम इसको करें तो ये काफ़ी जो है मुश्किल में हम पड़ जाएंगे। तो इस सर मेरे ख्याल में बीएफएस जो है वो शायद यही करता था, वो जो ब्रेड फर्स्ट सर्च है वो यही करता था कि तमाम नोड्स को ट्रैवर्स करता था, फिर उसका जो टोटल सम काउंट है वो निकालता था, फिर उसके बाद वो जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है उससे फिर डेस्टिनेशन में जाता था। नहीं, नहीं ये नहीं, ब्रेड फर्स्ट सर्च का काम ये नहीं है। ब्रेड फर्स्ट सर्च का काम वेट बेस्ड नहीं होता। वो ब्रेड फर्स्ट सर्च जो है वो सिर्फ आपको ये बताता है मिसाल के तौर पे कि मुझे एक नोड से दूसरे नोड पर ट्रैवर्स करना है, तो मैं कम से कम नोड को हैंडल करते हुए कैसे ट्रैवल करूँगा। तो वो बेसिकली इस फिर बेसिस शायद मुझे सर फिर उस एल्गोरिथम का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं पढ़ चुका हूँ हाँ बिल्कुल, शायद हो सकता है बिल्कुल। मैं ये बता रहा हूँ कि इस वक्त ये मतलब बताने का मकसद ये है कि जब हम मूवमेंट करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ की वजह से तो हमें ट्रैवर्स करना पड़ता है। बात यहाँ पे हो रही, ठीक है ना, समझ रहे? तो अब अगर ट्रैवर्स करना पड़ता है तो हमें ग्राफ के अंदर ट्रैवर्स करने का अच्छा तरीका आना चाहिए कि मैं इस नोड से इस नोड में जाना चाह रहा हूँ। अब समझ लो कि ये वेट नहीं है, ये सारे वेट मैं हटा देता हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको एक नोड से दूसरे नोड पे जाना है। तो अब अगर इस नोड से इस नोड पे पहुंचना है तो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए कि नोड रिपीट ना हो और हम इसको कम से कम वक्त में कवर कर लें। यानी एक कोई प्रॉपर मेथड हो। मिसाल के तौर पे रिजवान साहब यहाँ खड़े हैं, जुनेद साहब भी यहाँ खड़े हैं। रिजवान कहता है मैं यहाँ से चले जाऊँगा, जुनेद कहता है यहाँ से चले जाऊँगा। फिर अब तो ये कुछ डिसाइडेबल मतलब वे नहीं हुआ ना सोल्यूशन करने का। तो आपके पास ट्रैवर्स करने का एक बेहतरीन अंदाज में कॉमन तरीका होना चाहिए जिसको सारे लोग अडॉप्ट कर सकें, ठीक है ना। तो उसको बेसिकली ट्रैवर्सिंग कहते हैं। मैं अगर आपको याद दिलाऊं, अगर आपको पिछली क्लासें याद हो डेटा स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास ट्रीज होती थी जिसमें से एक बाइनरी ट्री जिस तरह भी हमने पढ़ा है हीप सॉर्ट, तो उसमें एक बाइनरी ट्री भी होती थी। बाइनरी ट्री और ग्राफ में फर्क हमें पता है। ग्राफ जो होता है ये भी कलेक्शन ऑफ नोड एंड एजेस होता है, ट्री भी कलेक्शन ऑफ नोड और एजेस होता है। अभी मैं पढ़ाऊंगा प्रिमिलिटीज ऑफ द ग्राफ। तो इससे फर्क ये होता है कि ग्राफ जो होता है उसके अंदर साइकिल बन रहा होता है, ट्री में कोई साइकिल नहीं होता। साइकिल से मुराद है कि कोई क्लोज पाथ जरूर होगा इसके अंदर। अगर किसी ग्राफ में कोई क्लोज पाथ नहीं हो तो वो चाहे किसी भी तरीके से बना, मिसाल के तौर मैं उसको यू बना दूं, मतलब कोई ट्री बनाने का कोई वो नहीं है, तो मैं इसको ये अगर यू डिजाइन कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे, तो ये एक ट्री की शक्ल है। ये जो भी हमने बनाया ये बाइनरी ट्री तो नहीं है लेकिन एक ट्री की शक्ल है, समझ आई बात है। और क्यों? इसलिए कि इसमें कोई साइकिल नहीं है। लेकिन ये ग्राफ में जब अगर इसको ग्राफ के मिसाल तो फिर यहाँ से भी एक पाथ ये बना दे तो अब ये ट्री नहीं है, एक साइकिल है और ये एक ग्राफ है। तो ग्राफ एंड ट्री आर यानी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से तो सेम है, सिर्फ उनके इंटरनली अगर किसी में साइकिल आ जाए तो वो ग्राफ की कैटेगरी में होता है और इंटरनली साइकिल ना आए तो वो बेसिकली ट्री होता है। तो ये ग्राफ और ट्री मतलब नोड्स का क्लोज लूप बन रहा हो जी साइकिल कहते हैं जी। क्लोज कोई एक ही बन रहा होता है, एक भी बन जाए साइकिल बन जाएगा। सही समझ में आया? तो वो बेसिकली ग्राफ होंगे और जहाँ पे नोड की एंडिंग होगी
और क्लोज लूप नहीं बन रहा होगा, वो बेसिकली हमारे ट्रीज होंगे। जी जी जी। तो उनमें बहुत सारी टाइप्स होंगी। डेफिनेशन बिल्कुल इस तरह है, उसमें ये बात नहीं बताई जाती। डेफिनेशन ये होता है कलेक्शन ऑफ द नोड्स एंड एजेस इज कॉल्ड ग्राफ, ये डेफिनेशन। अब ये नहीं कहा जाता है कि इनसाइड असाइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, असाइक्लिक होगा तो फिर वो ट्री होगा, तो ये बातें बेसिकली नहीं बताई जाती। बस कहते हैं कलेक्शन ऑफ द नोड्स एंड वर्टिसेस आर कॉल्ड ग्राफ, यही डेफिनेशन ट्री की भी है। लेकिन जब इंटरनल बात की जाती है तो फिर बताया जाता है कि एक में साइकिल होगा, एक में साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता हो, ठीक है। तो अभी हम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम की तरफ मूव करें या ग्राफ के किसी भी एल्गोरिथम की तरफ मूव करने की तरफ बात करें, इफ यू आर गोइंग टू बेसिकली कॉलिंग अबाउट द ड्राइवर स्पैनिंग ट्री बनानी है ग्राफ से, या आपने शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो। और शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम आते हैं, मल्टी सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो इन सबको अडॉप्ट करने के लिए हमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पता हो कि ग्राफ का डेटा स्ट्रक्चर किस तरह स्टोर होता है, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ाए गए थे जो ग्राफ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर मैं कोई ग्राफ बनाता हूँ तो ये बेसिकली ग्राफ स्टोरेज कंप्यूटर में ऐसे थोड़ी होती होगी। कंप्यूटर में तो ग्राफ को स्टोर करने में कोई और ही तरीका होगा। जैसे याद होगा मैंने, सॉरी इसी डायरेक्ट कनेक्ट किया, यानी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले हीप में बताया था कि हीप के स्टोर करने के दो तरीके, एक तो ये है कि आप सीक्वेंशियल एरे में स्टोर करें, हीप एक ट्री थी, या फिर आप लिंक लिस्ट में स्टोर करें। ये दो मेथड है जिससे आप स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से ग्राफ को स्टोर करने भी कोई कोई तरीके होंगे। तो ग्राफ के स्टोरेज का मैकेनिज्म जो है, नॉर्मली अगर क्लास अच्छी मिल जाए और पूरी क्लासों का लेक्चर पूरा मिल जाए, 16 के 16 लेक्चर, तो ग्राफ के टॉपिक को कवर किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर में, वरना फिर कवर करना मुश्किल होता है। और अगर कवर किया जाए ग्राफ का टॉपिक तो उसमें पहला टॉपिक यही पढ़ाया जाता है कि ग्राफ का डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर अगर हमें 16 क्लासेस पूरी मिल जाती है तो 15 यानी मिड टर्म को हटा के, और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके बाद उन डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाएंगे। ये दो काम हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ था हमने, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हुआ, जैसे अभी कोई स्टूडेंट कह रहा था कि हमने ये पढ़ा हुआ है, डेफिनेटली ये बात उन्होंने पढ़ी भी होगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्लास में किस तरह से हम चले हैं और आपके पास टाइम मिला है या नहीं मिला। रावल साहब कह रहे थे तो कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ था, इसलिए पढ़ाना, अच्छा इसको पढ़ाना इसलिए भी जरूरी है या पढ़ लेना इससे पहले से जरूरी है कि हमें जब ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम की तरफ जाए तो हमें पता हो कि क्या काम हो। तो इसलिए ट्रैवर्सिंग बोल रहा हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ट्रैवर्सिंग के ये दो तरीके बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा मैं ये कह रहा था, कहते कहते मैं रुक गया, कि ट्री जब बाइनरी ट्री होती है तो बाइनरी ट्री में भी ट्रैवर्सिंग करने का, बाइनरी ट्री की बात कर रहा हूँ, तो ट्री जब बाइनरी होती है तो इसमें ट्रैवर्सिंग करने के दो मेथड इस्तेमाल किए, तीन मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। एक कहलाता है प्री ऑर्डर मेथड, ठीक है, प्री ऑर्डर, और दूसरा कहलाता है पोस्ट ऑर्डर, और तीसरा कहलाता है इन ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर और तीसरा है पोस्ट ऑर्डर और तीसरा इन ऑर्डर। यानी अगर आप इस नोड पे हैं तो क्या शॉर्टेस्ट तरीके, ऐसा तो नहीं कि आप सारा पहले इधर से होके आ जाएं या पहले क्या करें, तो वो कहता है कि प्री ऑर्डर मेथड यूज कर लें डेटा को ट्रैवर्स करने के लिए, इफ यू हैव बाइनरी ट्री। ये एक, यानी अगर ये बाइनरी ट्री है, समझने की बात है, ये बाइनरी ट्री है तो हम इस पे डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगा सकते हैं जो हमारा मेथड, लेकिन वो क्योंकि डेप्थ फर्स्ट सर्च ब्रेथ फर्स्ट सर्च थोड़ा कॉस्टली मेथड है। तो बाइनरी ट्री एक अच्छा स्ट्रक्चर है, तो इसमें हम आसानी प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर लगा के हम इस काम को कर सकते हैं, जो बेसिकली अच्छे अंदाज में करें। ये भी हम पढ़ चुके होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। अब अगर आपके पास ट्री नहीं है, ग्राफ या बाइनरी ट्री नहीं है, ट्री कोई और ट्री है, बाइनरी के अलावा कोई और ट्री है, मिसाल के कहीं दो है कहीं तीन है, इस तरह से बने हुए हैं, कोई दो है कहीं पे तीन एक लगा हुआ है, कहीं पे दो लगे हुए हैं, चार लगे हुए हैं, इस तरह से। तो अगर ये ट्री जो है वो बाइनरी नहीं है तो फिर नॉर्मली हम प्रिफर करते हैं कि इस ट्री के ऊपर भी ब्रेथ फर्स्ट सर्च या डेप्थ फर्स्ट सर्च से ट्रैवर्स करें। ट्रैवर्स करने का मतलब ये होता है कि क्लास में अगर 20 स्टूडेंट है और हम चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स के से पैसे कलेक्ट करें 10-10 रुपए या 20 रुपए, या हम जाके उसकी आईडी जो है पॉकेट में चेक करें, तो हर स्टूडेंट के पास जाना पड़ेगा। ये जो जाने का अमल है इसको ट्रैवर्स कहते हैं। इस जाने के अमल में आप क्या करना चाहते हैं ये एक अलग काम है। उस जाने से आप जो है ये कर सकते हैं कि हर एक के पास जाके उसकी कॉपी पे साइन करना है आपने, जैसे इन्विजिलेटर करता है, या आप हर एक के पास जाके जो है उससे 10 रुपए कलेक्ट करना चाहते हैं, या आप उसके पास जाके उसकी पॉकेट पे जो है वो आईडी कार्ड चेक करना चाहते हैं। लेकिन
जो जाने का अमल है हर स्टूडेंट के पास, ये ट्रैवर्स कहलाता है। करना क्या है, ये एक अलग काम है। इसी तरह से जब ग्राफ आपके पास मौजूद होता है तो आपने हर नोड टू नोड ट्रैवर्स करना होता है। उस नोड टू नोड ट्रैवर्स क्यों करना है, ये एक अलग टास्क है। चाहे आप ट्रैवर्सिंग इसलिए कर रहे हो कि शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढ लें, और या फिर आप इसलिए कर रहे हो कि आप जो है वो सारे नोड के अमाउंट कलेक्ट कर लें, या कोई और रीज़न, ये तो वक्त की ज़रूरत है। लेकिन एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो स्ट्रक्चर है कि हमें लाजमी तौर पे ट्रैवर्सिंग आनी चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ट्रैवर्सिंग कैसे, इसकी अपनी एक कॉस्ट होती है। तो मैं कहूँ कि भाई सारे नोड पे जाओ और सारे नोड पे रखे हुए अमाउंट को सम करके मीन निकालो। यू हैव टू मूव। अब जब नोड पे मूव करने के लिए बहुत सारे तरीके, एक स्टैंडर्ड मिनिमम तरीका होना चाहिए जिससे आपको कम से कम मूवमेंट करना पड़े। तो अब हम उस तरफ जाते हैं। तो कहता ये है कि हमारे पास ग्राफ क्या होता है। ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड नोड्स आर रिप्रेजेंट एज जी एंड बी। यानी इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है कि जी एक ग्राफ है, उसके अंदर वर्टिसेस है और नोड्स है। ई से वर्टिसेस है और ई से जो है वो क्या है, एजेस है। देयर आर टू डिफरेंट वे टू कलेक्ट द ग्राफ। दो तरीके हैं जिससे ग्राफ को कलेक्ट किया जा सकता है। एक तरीका है ग्राफ कलेक्शन, यानी डेटा स्ट्रक्चर का तौर पर कहलाता है इन द मेमोरी। मेमोरी का मतलब है, जब भी कहा जाए ना कि ग्राफ को मेमोरी में या किसी भी डेटा को मेमोरी में कलेक्ट करना है, तो इसका मतलब है हम किसी डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। कि किसी भी वक्त कोई भी डेटा उठ के मेमोरी में जाता है तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर में जाके मेमोरी में स्टोर होता है। मेमोरी एक ऐसी है जैसे एक फील्ड हो, मैदान हो, और आप कहते हैं कि जैसे ये मेन मेमोरी है, और आप जो है वो अपने डेटाबेस से कोई डेटा जो है उठा के, कोई भी डेटा जिसकी रो एंड कॉलम है, और आप इसमें से उसको उठा के मेमोरी में लेके आना चाहते हैं ताकि मेमोरी से इसको जो है मॉनिटर पे शो कर दिया जाए। ठीक है। तो जब भी आप इसको मेमोरी में लाएंगे तो डेटा जब भी मेमोरी में आएगा, इसके लिए कोई ना कोई सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ये पहले से डिफाइन होता है अभी, यानी इंटरनल लेवल पे इसकी कोडिंग हुई भी होती है। और जब वो मेमोरी में आता है तो उसके पास कोई डेटा स्ट्रक्चर होना जरूरी है। देयर आर टू, अगर ये ग्राफ का डेटा, अगर कोई ग्राफ यहाँ से उठ के आ रहा है तो फिर हमें मेमोरी में उसको स्टोर करने के लिए, जब भी मेमोरी की बात आ रही है तो उसका मतलब है कोई डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है। So there are two different ways to collect the graph information in memory. Are adjacency list, adjacency list होगी, और adjacency matrix होगी। या तो adjacency list के थ्रू हम स्टोर करेंगे या adjacency matrix के थ्रू। यानी adjacency यानी adjacent जिसे कहते हैं, यानी एक के बराबर में दूसरा नेबर जो लगा के हम बात करते हैं, ये इस तरह से। लिस्ट का मतलब वही लिंक लिस्ट है और मैट्रिक्स का मतलब है मैट्रिक्स फॉर्म। ये दो तरीके हैं बहुत पॉपुलर जिसके बेसिस पे ग्राफ को स्टोर किया जाता है। अब इसकी अपनी पूरी एक दुनिया है, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट तो नहीं करने जा रहे। पहले हम इस वाले को देखते हैं जो आसान एडेड है। कहते हैं कि ये पिछली स्लाइड में वर्टिसेस लिखा हुआ था, वर्टिसेस एंड नोड्स। वर्टिसेस क्या हुआ है? वर्टिसेस नहीं, नोड नहीं बोला मैंने, वर्टिसेस एंड एजेस। हाँ सर, वर्टिसेस इज सेम एज नोड। कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड नोड्स, इसीलिए ये गलत स्पेलिंग हो गई, वर्टिसेस एंड ये गलत लिख दिया। अच्छा वो तुमने पॉइंट आउट कर दिया, सही है। सर ये वर्टिसेस क्या होंगे? मतलब नोड्स, नोड्स, वर्टिसेस इज नोड्स। ओके, वर्टेक्स की इंग्लिश में मीनिंग होती है जहाँ से कोई चीज, ओके सिनोनियम हुआ बेसिकली। हाँ सिनोनियम है, जहाँ से कोई चीज बेंड होती है ना। जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल जहाँ से बेंड हो रहा है ना, बेंड वर्टेक्स माने होता है बेंडिंग। तो ट्रायंगल जहाँ से बेंड होती है उसको वर्टेक्स कहते हैं। इसी तरह से जिस नोड पे आप आए ना, वो नोड उसको बेंड करवाता है किसी भी सूरत में, इसलिए उसको वर्टेक्स कहते हैं। सही ना। नोड और वर्टेक्स आर सेम। एजेस जो है उसकी लाइन होती है। वो अच्छा हो, तुमने सही करवा दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे दिखा रहा था कि मिसाल के तौर पे ये एक ग्राफ है, 1 2 3 4 5 नोड्स हैं। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड से मुराद है कि वी कैन मूव टू 1 एंड 1 to 1। यानी अनडायरेक्टेड ये वाला कौन सा, ये डायरेक्टेड आ जाएगा। अनडायरेक्ट यानी ग्राफ को दो तरीके से बना सकते हैं, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। मिसाल के तौर पे अगर ये अनडायरेक्टेड है तो मुझे ये जो डायग्राम हमें नजर आ रही है इस वक्त, ये वाली, ये मेरे आपके समझने के लिए है भाई। कंप्यूटर उसको इस तरह नहीं देखता। कंप्यूटर का चाहिए डेटा स्ट्रक्चर जिसमें इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो, कि उसको ये पता हो कि 1 से 2 कनेक्टेड है और 2 से 1 कनेक्टेड है। ठीक है, 1 से 5 कनेक्टेड है, 5 से 1 कनेक्टेड है। समझ आ रही? ये इंफॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए। तो उसको हम अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स से स्टोर करेंगे
अगर इसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स से स्टोर करेंगे तो वो बेसिकली इस तरह स्टोर होता है, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, वर्टेक्स बाय वर्टेक्स को हम आपस में यहाँ पर बना लेते हैं। अगर 5 वर्टेक्स है तो वर्टेक्स बाय वर्टेक्स की इंफॉर्मेशन यहाँ लिखते हैं, वर्टेक्स नंबर 1, वर्टेक्स नंबर 1, वर्टेक्स नंबर 2, वर्टेक्स नंबर 2। समटाइम इसमें लूप भी होता है ना, इस तरह से ग्राफ में ये है कि लूप भी बना सकते हैं, अपने ऊपर ही रह गया, तो इसलिए 1 by 1 की इंफॉर्मेशन भी देनी होती है। अब ये इंफॉर्मेशन एक स्क्वायर मैट्रिक्स की है। अब इसमें सारी वो इंफॉर्मेशन जहाँ पर कनेक्टिविटी शो करनी होती है 1 कर देते हैं, जहाँ पे कनेक्टिविटी शो नहीं करनी होती है कर देते हैं। ये एक स्पार्स मैट्रिक्स, स्पार्स टाइप मैट्रिक्स सर जब अगर ये इसमें लूप होता बिलफर्ज, जैसे 1 पे 1 से 1 पे लूप होता या 1 आ जाता, तो ये 1 से 1 पे 1 कर देते। जी बिल्कुल, ये 1 आ जाता, ठीक है ना। सही। तो ये अब इसमें इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है कि 1 से 2 कनेक्टेड है। देखिए ये वाला 1 हो गया और ये 2 हो गया, 1 से 2 कनेक्टेड है। देखिए 1 इंफॉर्मेशन है यहाँ, क्लियर वाली बात है। और आप कहेंगे कि ये तो 2 से 1 भी कनेक्टेड, तो आप देख लें 2 से अगर 1 पे जा रहे हैं तब भी कनेक्टेड क्या है 1, क्योंकि 2 वे कनेक्शन है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। एक ही पाथ में आप आना जाना कर सकते हैं, जैसे टेलीफोन लाइंस होती हैं, आपका नेटवर्क होता है, जो नेटवर्क्स वाले जो तार हैं, वायर्स हैं, ये बेसिकली 2 वे वायर्स होते हैं और ये अनडायरेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कभी आप देखें ट्रैफिक की जो रोड्स होते हैं, रोड उसमें कुछ जगह पे अगर हमारे अपने शारे फैसल को हटा के अगर सदर के इलाकों में चले जाएं, बाहर मालिक में चले जाएं, तो कुछ रोड ऐसे होते हैं जो सिर्फ जाने वालों के लिए होते हैं, वहां से आप आ नहीं सकते। ऐसा होता है ना, अगर आपने यहाँ से आप आ रहे हैं और अगर आपने वापस आना है तो इस रोड से कनेक्ट करना है, तो हो सकता है कि दूर कहीं से जाके यहाँ से जाके कोई रोड हो जो कि इसको कनेक्ट करा रहा हो इस वाले मेन रोड को। यू कैन नॉट कम फ्रॉम सिंपली दिस रोड, हालांकि ये रोड भी यहीं से शॉर्ट निकला है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ से निकलने वाला रोड है। वापस आने के लिए यू कैन कम हियर और फिर आप यहाँ से आ सकते हैं। तो ये बेसिकली डायरेक्टेड है, अनडायरेक्टेड नहीं है। तो इसकी एग्जांपल हमारे सामने है, टेलीफोन लाइन वगैरह। अच्छा, अब यहाँ पर सारे के सारे वो एरिया जो कि 1 होंगे वो कनेक्शन को शो करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, और जो एरिया बेसिकली 0 होंगे वो अनकनेक्टेड होंगे, नॉन कनेक्टेड होंगे। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ ये रेज हो सकता है कि अगर ये दोनों कनेक्ट हो और इसका वेट 6 हो तो फिर क्या होगा, है ना। वेट 6 हो तो फिर क्या होगा। अब देखो ये बातें हमें अभी थोड़ा सा टाइम तो हमारी लेंगी, और हम आगे इतना ज़्यादा इस्तेमाल भी ना करें, तो मैं ज़रा सा इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी ना डेटा स्ट्रक्चर में। अब अगर 6 तो लेकिन इस टेबल पे तो सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि ये नोड्स किस से कनेक्टेड है, वेट का तो जिक्र इस टेबल में कहीं है ही नहीं। अगर होता तो, अगर ये दोनों कनेक्टेड होते और 6 से कनेक्ट होते फिर तो हमें इसी एडजेसेंसी मैट्रिक्स में इन्फॉर्म करना होगा ना कि 1 से 2 6 हो जाती। बेशक ये 6 हो जाता, समझ में आ रही है, और ये भी 6 हो जाता, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे ब्रैकेट में लिख के आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, यानी 1 और फिर 6 कुछ इस तरह। 6 का मतलब ही है, देखो 6 का मतलब ही है कनेक्टेड है और 6 से कनेक्टेड है। 6 जहाँ 0 है वो अनकनेक्टेड है, इसका मतलब है कनेक्टेड है और 6 से कनेक्टेड है, समझ आई बात है। और समटाइम तो ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन 4-5 भी होती है, 4 यानी 6,4,3। भाई एक चीज है, मैं कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये 6 किलोमीटर है, ठीक है, इसके चार्जेस जो हैं वो 400 रुपीज है, मिसाल है, और 3 घंटे लगेंगे, समझ में आ रही बात है। अब 3 इंफॉर्मेशन है, अभी 3 इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करोगे इसके अंदर। ये 6 किलोमीटर, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 6 किलोमीटर है, 400 रुपए आपके इसके चार्जेस हैं और 3 घंटे लगेंगे। अब ये इंफॉर्मेशन 3 है, कैसे स्टोर करोगे। यहाँ तो सिर्फ तो इसकी 3 डायमेंशन एरे बन जाएगा। देखो ये सेट, और इस तरह से यहाँ ये बात समझ देख पता है ये 3 डायमेंशन एरे किससे। एलिमेंट के अंदर एक और वो बन जाना चाहिए, स्लाइस कहलाता है। देखो ये इस तरह नजर आएगा, ठीक है। ये 1 है और ये 2 है। कभी 3 डायमेंशन एरे अगर हम डेटा स्ट्रक्चर में देखें तो इस तरह है, तो ये 1 है और 2 है, तो ये सारी पोजीशन ये वाली जो होंगी ये 2 की पोजीशन होंगी। समझ में आ रही बात है, 1 के साथ 2 की पोजीशन होगी। ये बात क्लियर हुई। अब 1 के साथ 2, पहला वाला 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा 6। 1 के साथ 2 दूसरा है 400, तो यहाँ आ जाएगा 400। समझ में आ रही है कि अगर आपको प्राइस देखनी है तो सेकंड स्लाइस पे जाएं, सेकंड पेज पे जाएं, इसको हम
मैट्रिक्स के पेजेस जब हम कहते हैं ना 3 डायमेंशन एरे पढ़ रहे हैं, ये 2 डायमेंशन एरे है, और अगर 3 डायमेंशन करें तो इसके साथ स्लाइस लगनी शुरू हो जाती है। अब ये 3 डायमेंशन हो गया कि एक डायमेंशन ये वाले रोज हो गई, एक डायमेंशन ये कॉलम्स हो गए, और एक डायमेंशन ये स्लाइस हो गई या पेजेस हो गए। तो इस वक्त इसके अंदर हो सकता है कि और भी कुछ होता, टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे लगेंगे, और भी एक होता तो आप इसके अंदर एक स्लाइस और ऐड कर लेते। ये एक बहुत ही इन-डेप्थ बात है कि जब आप ग्राफ पे काम करेंगे तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए किस तरह से इसको स्टोर करते हैं। तो ये कनेक्टिविटी है। खैर ये तो अभी हम सिर्फ एक बहुत ही कम वक्त में इसको हम देखेंगे तो चीजें अगर इसी तरह एडजेसेंसी लिस्ट है। एडजेसेंसी लिस्ट में क्योंकि ये हम कंप्यूटर पे जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो हमें ये बातें पता होनी चाहिए कि इसको कैसे स्टोर करते हैं। तो एडजेसेंसी लिस्ट है। एडजेसेंसी लिस्ट में बेसिकली एडजेसेंट बताया जाता है कि 1 के कौन कौन से एडजेसेंट हैं। तो 1 के एडजेसेंट 2 है और 5 है। तो ये यहाँ पे देखो इस सूरत में कनेक्टेड सूरत में लगा दिया इसको कि 1 का एडजेसेंट 2 है और 1 का एडजेसेंट क्या है 5। ये कनेक्टिविटी की सूरत में होता है जिसको हम एडजेसेंसी लिस्ट कहते हैं। यानी आपके पास 5 नोड है, पहले आपने एक 5 नोड बना लिया, लिंक लिस्ट पढ़ा होगा आपने तो उसमें इस तरह से शो होता है। और उसके बाद फिर आपने कहा कि 1 की कनेक्शन 2 और 5 के साथ है, ये शो हो गया। 2 का कनेक्शन जो है वो सबके साथ है ऑलमोस्ट, 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो आप देख लें सबके साथ कनेक्शन इसका शो कर दिया। तो इसको नॉर्मली सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। इन्होंने भी रखा नहीं, 1 के बाद 5 कर दिए, 1 के बाद 3 रखना चाहिए था, फिर 4 फिर 5। सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, इसी तरह से सबकी। तो ये बेसिकली अगर रखा जाए तो ये कहलाता है, ये इस वक्त ज़्यादा पॉपुलर है ग्राफ में एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है इसलिए लोग ज़्यादातर जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, प्रोफेशनल तो इसी को यूज़ करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं वो इसको यूज़ करके अपने काम को एक कर रहे होते हैं क्योंकि इसके अंदर हैंडलिंग आसान है। स्टूडेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की भी होती है एरेज के अंदर, तो एरेज में हैंडलिंग आसान है। इसमें टोटली लिंक लिस्ट पे काम होगा, तो लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर बनेगा, लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर होगा और इस तरह सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर की जाती हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो डायरेक्टेड ग्राफ में बिल्कुल इसी तरह होता है। डायरेक्टेड का मतलब है कि जो डायरेक्शन दी हुई है आप सिर्फ उसी को कहेंगे कि ये बेसिकली कनेक्टेड है। 1 से लेकर 2 कनेक्टेड है, 1 से लेकर 4 कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? 1 से 2 कनेक्टेड है, 1 से 4 कनेक्टेड है। तो आप देखें 1 से 2 कनेक्टेड है और 1 से 4 कनेक्टेड, लेकिन 2 से 1 कनेक्शन नहीं है, तो अब 2 से 1 कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना, इसी तरह से और जो भी अब देखें यहाँ पे जो लूप की बात पूछ रहे थे अभी प्रवाल साहब, ये 6 पे लूप लगा हुआ है, तो 6 जो है 6 के साथ लूप के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो ये अब इसके अंदर और बहुत सारे गेम हैं कि हम ये देख के बता सकते हैं कि भाई कितने एजेस होंगे क्या, इस तरह के और बहुत सारी इसके अंदर जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं तो उसमें फॉर्मूलाज वगैरह यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट है। हमारा टारगेट ये है कि हम इनको देखते हुए ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च के एल्गोरिथम लगाएं जो इस बात की इंश्योर करें कि अगर आप 1 से लेकर 6 को ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो आप भटक ना जाएं और ऐसा ना हो कि बहुत सारे नोड को बार बार विजिट करना पड़े। तो ऐसा ना कर, अभी तो खैर 1 से 6 पे रास्ता ही नहीं है, 1 से 6 पे, लेकिन अगर रास्ता होता तो फिर ऐसा ना हो कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ से 1 पे 4 पे आए, अब 4 से यहाँ 5 पे गए तो 2 पे गए, 2 से जो है वो 5 पे आए। ठीक है, और अगर 1 से 4 पे जाना होता तो कहीं ऐसा ना होता कि आप 1 से 2 पे जाते, 2 से 5, 5 से 4, तो फिर बहुत लॉन्ग पाथ हो जाएगा। तो इस पाथ को हमें बेसिकली स्मार्टली हैंडल करना है अपने ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च में। तो कहते हैं कि जो ग्राफ की प्रिमिटिव है, द एडजेसेंट लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ G B, E कंसिस्ट ऑफ एन एरे, ये तो हम पढ़ लिया हमने, और एक जो है लिस्ट की फॉर्मेट में, उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, एडजेसेंट को ADJ ऑफ U कहते हैं। एडजेसेंट अगर लिखना हो उसका मतलब है कि ADJ ऑफ U, ये आगे हम उसमें जो है वो इस्तेमाल करेंगे अपने एल्गो में। ठीक है, many algorithms require processing vertices or edges of a graph in a systematic fashion। ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम ग्राफ को जो है वो सिस्टमेटिक फैशन के अंदर यूज करना चाहते हैं, एफिशिएंटली यूज करना चाहते हैं, ये ज़्यादा बेहतर वर्ड है। ठीक, तो इसके लिए आप एक एक नोड पे मूव करना चाहते हैं तो देयर आर 2 प्रिंसिपल एल्गोरिथम्स फॉर डूइंग सच अ ट्रैवर्सिंग। यानी और भी एल्गोरिथम्स हैं लेकिन ये 2 बहुत ही पॉपुलर और बहुत स्मार्ट एल्गोरिथम हैं जो कि काफ़ी दूर तक यूज होंगे। यानी अगर आप
एडवांस एल्गोरिथम भी पढ़ेंगे तो ये आपको इस्तेमाल करना होगा। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है, तो कहते हैं द मेन जॉब ऑफ द विजिटिंग वर्टेक्स एंड ट्रैवर्सिंग एज ऑफ अ ग्राफ, यानी इसका मेजर काम क्या है इन दोनों का, कि हम वर्टिसेस को ट्रैवर्स करते हुए एजेस को ट्रैवर्स करते हुए वर्टेक्स टू वर्टेक्स मूव करें, यानी नोड टू नोड मूव करें। तो इसमें कहता है कि द ब्रेथ फर्स्ट सर्च विल यूज द क्यू एंड ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर टू होल्ड अ नोड फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग एंड द फर्स्ट सर्च विल यूज द स्टैक। ये दो इन्होंने बातें बताई हैं कि अगर आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज कर रहे हैं बीएफएस, तो बीएफएस जो है वो क्यू यूज करता है। अब देखो क्यू एक और डेटा स्ट्रक्चर है, आपको पता ही है, क्यू मैंने भी थोड़ा दिन पहले भी कहा था आपसे, लेकिन ये कोई प्रायोरिटी क्यू नहीं है, ये क्यू है खाली। तो क्यू का मतलब ये हुआ, क्यू जो होता है नॉर्मली हम देखते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को इस्तेमाल करता है, आपको पता ही होगा ये बात। अगर आपके पास ये क्यू एरे में है, एरे में क्यू रखा हुआ है, तो वैसे तो अगर हमारी रियल लाइफ में देखा जाए तो आपको पता है कि अगर ये कोई विंडो है, अगर ये कोई विंडो है और यहाँ पे कोई डीलिंग हो रही है, बिल शील जमा हो रहे हैं, तो आप इस तरह से क्यू लगा लेते हैं, है ना। और ये क्यू लगता है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कोई नया आदमी आएगा तो बैक साइड पे जाके लगेगा, और प्रोसेसिंग के लिए इस वक्त ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है ना। तो अगर इसको एरे में हैंडल करें तो इस तरह होता है कि अगर हमने इसको फ्रंट कह दिया है और इसको अगर रेयर कह दिया है यानी बैक कह दिया है, तो जो भी पहला डेटा आएगा वो यहाँ लग जाएगा और दूसरा डेटा जो आएगा वो इसके बैक साइड पे लगेगा, तीसरा वाला इसके बैक साइड, और प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ से होगी। यहाँ पे विंडो मूव करती है, पर्सन मूव नहीं करता, यानी अगर ये मूवमेंट हो गई है तो एरो अब यहाँ आ जाएगा, अगर ये भी काम हो गया तो एरो यहाँ आ जाएगा और ये जगह खाली हो जाएगी।